प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की इस क्लास में मैं आपको एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा और उस चैप्टर का नाम है मीटिंग। ये मीटिंग का चैप्टर है और इसके अंतर्गत आज आपको ये मैं समझाऊंगा कि मीटिंग से अभिप्राय क्या है, किसको कहते हैं मीटिंग, मीटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मीटिंग की सभाओं के प्रकार क्या है, कौन कौन सी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज रहिए हमारे साथ, बने रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये सभी की जानकारी होना बेहद आवश्यक भी है। तो जैसे ये शब्द है मीटिंग, मीटिंग इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको हम एक शब्द से जानते हैं जिसको हम कहते हैं बैठक। मीटिंग का अभिप्राय होता है बैठक से, जहाँ पर दो व्यक्ति बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम बैठक कहते हैं। तो आपने देखा कि इंग्लिश में इसको कहते हैं मीटिंग और हिंदी भाषा में इसको हम कहते हैं बैठक। तो बैठक सभा के रूप में भी होती है। अब पहले अगर बैठक का आप देखें कि जब 2-4 लोग बैठते थे तो उसको बैठक कहते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका एक मॉडर्न रूप आने लग गया है और जब किसी चीज़ पर डिसीजन लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तब विशेष तौर से मीटिंगें बुलाई जाती हैं। लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था। गांव में आप देखते हैं कि लोग इकट्ठे होते थे, शाम को बैठते थे, तो उसको भी एक बैठक का नाम दिया जाता था। लेकिन अब व्यापारी वर्ग के लोगों के द्वारा, जो व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारी जगत है, वहाँ पर अपने व्यापार को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। दो कंपनियां आपस में जब डील करती हैं तो उनके अधिकारी आपस में मिलते हैं, तो उसको भी बैठक कहते हैं। तो एक प्रोफेशनल तरीके से अब मीटिंग को संपादित किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है। तो इस बैठक की आवश्यकता तब होती है जब किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार विमर्श करना हो, जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करना हो। ठीक है, कैसा विषय होना चाहिए? महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। तो जब विचार विमर्श करना हो, जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करना हो और विचार विमर्श करने के पश्चात उस पर निर्णय लेना हो। विचार विमर्श करके आज ये फैसला करना है कि क्या करना सही रहेगा, क्या उचित रहेगा, तो उस पर जब निर्णय लेना हो तो व्यक्तियों के ऐसे समूह को बैठक कहते हैं। बैठक कब कहेंगे? अगर हम इस समय वर्तमान परिदृश्य में देखें
तो बैठक से अभिप्राय ये है कि जब किसी विशेष मसले पर विचार विमर्श करना हो, वार्तालाप करना हो और हमको अंत में एक डिसीजन पर पहुंचना हो, एक निर्णय उसमें लेना हो, तो उस समय जो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं विचार विमर्श के लिए, तो इसको हम, इस समूह को कहते हैं बैठक। इस कार्रवाई को हम कहते हैं बैठक। तो अब बैठकें सभा के रूप में होती हैं। सभा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और अपना विचार वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, अथवा किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर उनके विचार से अवगत होकर किसी निर्णय पर पहुँचा जाए। एक तो मीटिंग हो गई कि जो कंपनी के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अगर हमें कुछ बताना है, समझाना है, तो जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उनको सिखाने समझाने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनको अपने काम के बारे में किस तरीके से करना है उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो कार्य की गुणवत्ता है वो अच्छी हो, है ना। तो एक मीटिंग हो गई कि जब कंपनी के अधिकारी अन्य कर्मचारियों को कार्य के संदर्भ में समझाते हैं। कार्य के संदर्भ में समझाते हैं। दूसरा क्या है? तो कंपनी के अंदर की बात हो गई है, अंदर जो सभाएं होती है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे भी सभाएं होंगी, आपको बताएंगे, लेकिन एक जनरल है कि जब कंपनी के अंदर की सभाएं होती हैं। दूसरी सभा की अगर आप बात करें तो जब एक व्यक्ति और कुछ आपके साइड के व्यक्ति और कुछ दूसरी साइड के व्यक्ति, दूसरी जगह के व्यक्ति किसी मसले पर एक मध्यस्थता करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकाल करके अपना निर्णय लेना चाहते हैं, तो जब ऐसी व्यवस्था करते हैं तो एक मीटिंग का नाम आप उसको दे सकते हैं। ये किस प्रकार की मीटिंग होगी? जैसे आप किसी दूसरी कंपनी से अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो पहले आप उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं और वे आपके आमंत्रण को एक्सेप्ट करके वो आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित होते हैं, वार्तालाप करने के लिए। जब वो राज़ी हो जाते हैं तो मिलते हैं। तो जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए और वार्तालाप करता है, तो ऐसी मीटिंग के अंतर्गत आपको हम इसमें आगे समझाएंगे। तो एक तो ये हो गया आपका जब संस्था के अंदर की मीटिंग होती है, और जब कंपनी से बाहर के व्यक्ति आकर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसको आप साधारण भाषा में कह सकते हैं डील करना।
डील अगर आपको किसी दूसरी कंपनी से करनी है तो दो व्यक्ति एक जगह मिलते हैं, वहाँ पर विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उसके पश्चात एक डिसीजन लेते हैं कि क्या करना उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा, तो वो एक लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की मीटिंग भी आप देखते हैं। तो मीटिंग देखा कि इसको बैठक कहते हैं, इंग्लिश में मीटिंग कहते हैं, और इसको सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभा। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि अब मीटिंगें जो होती हैं वो सभा के रूप में होती हैं, सभाएं होती हैं, उनको भी मीटिंग कहते हैं। अब इसके संदर्भ में कई सारे विचार होते हैं कि मीटिंग किसको कहते हैं, क्या मतलब होता है मीटिंग का, ये हम आपको समझाएंगे एक और आशय के माध्यम से। गाड़ी लेते हैं तो उसमें पेट्रोल खर्चा करते हैं लोग हैं। यहाँ पर अब एक और आशय, एक और इसके अर्थ के बारे में इसको हम कहेंगे, आपका क्या अभिप्राय क्या होता है, उस अभिप्राय से आपको हम अवगत कराते हैं। कहते हैं कि कम से कम दो व्यक्तियों का किसी विषय के संबंध में कम से कम दो व्यक्तियों का किसी विषय पर विषय के संबंध में निर्णय लेने के लिए एकत्र होना सभा कहलाता है। सभा, बैठक, मीटिंग। अब आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें कि अगर आपसे पूछता है कि सभा क्या है, मीटिंग किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कम से कम दो, क्योंकि एक व्यक्ति तो अकेले इकट्ठा होकर के किसी उस पर डिसीजन नहीं ले सकता है। तो कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। दो व्यक्तियों का किसी विषय के संबंध में निर्णय लेने के लिए एकत्र होना, निर्णय लेने के लिए एकत्र होना सभा या बैठक कहलाता है। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में भी आप इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। व्यक्ति कितने होने चाहिए? कम से कम दो, और कोई विषय होना चाहिए जिस विषय पर वो वार्तालाप करते हैं और इसमें क्या करना है, निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। दो पक्ष अलग अलग हो जाते हैं तो निर्णय कभी निकलता है, कभी निर्णय नहीं निकलता है ना।
तो निर्णय लेने का प्रयास करते हैं और एकत्र होना विशेष तौर से आवश्यक है। अगर एकत्र नहीं होते, अब आजकल तो डिजिटल मीटिंग्स भी हो गई हैं, ऑनलाइन होती हैं, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर, है ना। पहले क्या करते थे, एक स्थान पर कलेक्ट होते थे, एक स्थान पर एकत्र होते थे, अब एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होते हैं और जिसमें सभी लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे की बातों को सुन पाते हैं, है ना। तो तब एक स्थान पर एकत्र होते थे, अब एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र होते हैं, है ना। ऑफलाइन जिसको ऑनलाइन कहते हैं, है ना, ऑफलाइन। अब डिजिटल समय है, डिजिटल तरीके से मीटिंग होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक स्थान पर एक वेन्यू निश्चित होता है और ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर। ये अब एक नया रूप आ गया है, इस समय 2020 से स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन मीटिंग का, जो ज़्यादा क्रेज में आया है ऑनलाइन मीटिंग का। इसमें एक प्लेटफॉर्म से मतलब ये है कि कुछ लोग तो गूगल मीट से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिनके माध्यम से लोग कनेक्ट होते हैं और उसके पश्चात में वो अपने वार्तालाप करते हैं और उनका जो कार्यस्थल है, उनकी जो कंपनी है, वर्किंग प्लेस है, वो वहीं से मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और सारी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, आने जाने से बच जाते हैं, समय बहुत ज़्यादा बचता है इसमें से, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म का मतलब है कि किसी एक माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से जुड़ करके जिसमें सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं आसानी से। यहाँ पर तो उस वेन्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर तो आपको जाना पड़ता है, पहले से ही अरेंजमेंट करना पड़ता है, टिकट बुक करानी पड़ेगी आपको, क्या क्या करना पड़ता है। तो आपको भाई टिकट बुक करना पड़ेगा, कैसे जाना है। पूरी मीटिंग की तैयारी करनी पड़ती है पहले से। मीटिंग की तैयारी, और जब वहाँ से चलते हैं तो हो सकता है कि रुकने के लिए कहीं आपको कमरा भी बुक करना पड़े, होटल कमरा आपको बुक करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, कोई टिकट बुक नहीं करना पड़ता है, बस जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसके द्वारा एक मीटिंग का लिंक भेजा जाता है, सभी लोग उसी टाइम पर कनेक्ट हो जाते हैं उस लिंक के माध्यम से। सिस्टम एक होना चाहिए, सभी जगह सभी के पास में होता है, वो लोग फ़ोन से ही कनेक्ट कर लेते हैं, अच्छे फ़ोन आते हैं आजकल। तो ना ही कोई टिकट की बुकिंग है, ना ही बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है कि ये सामान भेजना है, ये करना, ये देना, इतने सेट फ़ोटो कॉपी करो, वहाँ सबमिट करना पड़ेगा उधर दिन। अब तो बस स्कैन करो और भेज दिया जो सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। कोई ना ही रहने के लिए कोई कमरा बुक करना है, समय भी नहीं लगता आने जाने का, जो सफ़र होता है कितना समय, ट्रेन है तो कितने पहले जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, आने जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला ज़्यादा सही लगता है ना, ये वाला ज़्यादा सही लगता है। लेकिन क्या है कि ये मीटिंग तब आप कर सकते हो ऑनलाइन वाली, हमारे हिसाब से, कि जब आप कर सकते हो जब आप अपने ही किसी ग्रुप में किसी को आपको संबोधित करना है, समझाना है कि क्या कैसे करना है ना। अब अगर कभी फर्स्ट टाइम पर अगर मीटिंग हो रही हो तो जब मिल करके हम हर स्तर की बात करते हैं, समझते हैं दूसरे के विचारों को,
तब थोड़ा सा ना वैसे ही सब ज़्यादा बेटर रहता है कि जब आप किसी से फेस टू फेस मिल करके उस कार्य को करें, तो उसमें थोड़ा सा ना फीलिंग अच्छी होती है, दूसरे के विचार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। बहुत से लोग हर तरीके की बातें एक प्लेटफॉर्म पर करना पसंद नहीं करते हैं, है ना, कई रीजनों की वजह से, तो वो मिल करके ही अपनी बात को रखना पसंद करते हैं, तो उसके लिए तो सही है। बाकी अगर समय किसी के पास कम है तो ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, और मीटिंग्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सुसज्जित व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, अपने घर में ही बैठे बैठे उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मीटिंग का क्या अभिप्राय है ये भी आपको समझ में आ गया कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, और किसी जब निश्चित विषय पर उनका मीटिंग में विषय का कंफर्म होता है कि कौन से विषय पर उनको चर्चा करनी है, और जब निश्चित विषय पर कोई डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने के लिए जब व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो उसको हम कहते हैं मीटिंग, सभा कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अभी तो आप सभी स्टूडेंट हैं, और आगे चल करके जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी वर्क प्लेस पर काम करेंगे, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मीटिंग का क्या महत्व होता है। और आप सभी समझदार हैं, इसीलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप किस तरीके से आगे काम करेंगे कि आपको दिक्कत ना उठानी पड़े। अब एक महोदय हैं जिन्होंने अच्छी बातें मीटिंग के बारे में बताई हैं, जिनका नाम क्या आप कह सकते हैं कि कोर्ट का जजमेंट था, जिन 2 पार्टियों के बीच में ये फैसला आना था, और ये कोर्ट में ये फैसला चल रहा था कि मीटिंग क्या है, किसको मीटिंग कहा जा सकता है, किसको नहीं कहा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं शार्प बनाम डेविस के मामले में न्यायाधीश ने सभा की निम्नलिखित परिभाषा दी है। तो इसमें सभा को डिफाइन किया है एक जज ने जजमेंट दे करके, और ये मामला चल रहा था शार्प बनाम डेविस। अरे हमें नहीं कुछ भी कराना, कनेक्शन और करेक्शन, पगार तुम्हारा बहुत चलता नहीं है। क्या 30 रुपये तो मिल जाएगी वहाँ जाके करो जोर से, वीडियो आएगी पगार डाउनलोड कर। गुरु जी मैं बता रहा हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, देखिए डाउनलोड करें, लिंक को भेज दिया को साथ में चेक कर लेना। इसमें स्टेपलर की पिल्लो खट से छेद हो जाएगा, वो भी मैं करूँगा। लाओ तो फूकता चाहिए। कागज में भी है तुम जाओ आए बिल्कुल बेस्ट कर दो तो बहुत टीम में इलाके पटले पटले 1 2 3
देखा कितना बड़ा आलो बंजी और लोग देखते ये बंजी बता दे जैसे ये मुझे तो अब देखो हो जाता है देखा ये लो इसको क्यों तुम्हारी बाजी नहीं कर पाती हाँ ये पता नहीं लगता तो फेंक देते इसे इसे तो एक कुमारी अरे तो बेगम भी फेंक के पहला नहीं फेंकती फिर तो वाली होती कैसे बचते ना तुम पहला मुंडा फेंक देते आज तुमने ले जाता बता नहीं देखते और गुल्ला इसका खोजे क्या है तो हम आपको बता रहे थे कि सार्प बनाम डेविस ये दो व्यक्ति हैं, सार्प बनाम डेविस। इनका मामला न्यायालय में चल रहा था। तो इनमें दोनों में मतभेद था कि सभा क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस अपना फाइल कर दिया। तो इनके फैसले का उत्तर देते हुए न्यायाधीश ने सभा क्या होना चाहिए इस पर एक परिभाषा दी। ये कौन थे? सार्प बनाम डेविस। एक व्यक्ति सार्प थे और दूसरे थे डेविस। इनमें मतभेद था सभा को लेकर के, मीटिंग को लेकर के कि मीटिंग क्या होनी चाहिए, सभा क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि चलो कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। केस उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दिया। अब जज होगा वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो तो हर तरीके से वो एक डिफिनेशन देता है। तो यहाँ पर इनके मामले में न्यायाधीश ने एक परिभाषा दी है सभा की, है ना। परिभाषा दी है सभा की कि सभा क्या होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर हम मीटिंग आपको पढ़ा रहे हैं। तो मीटिंग का एक इंग्लिश नेम है, मीटिंग कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं बैठक, है ना। और इस समय जो इसका रूप जो सबसे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इसको सभा कहते हैं। कि जो बैठकें होती थी, बैठक का मतलब होता है जहाँ पर 2-4 लोग इकट्ठे होकर के बैठते हैं, है ना, बातचीत करते हैं। लेकिन आज का जो ये व्यापारिक जगत है, औद्योगिक जगत है, वहाँ पर जो बैठक होती है उस बैठक का मतलब है कि एकत्रित हो करके किसी एक संबंध में एक विषय पर वार्तालाप करना, विचार विमर्श करना और लास्ट में एक निष्कर्ष निकालना, है ना। जहाँ पर 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं किसी संबंध में, किसी विषय पर बातचीत करने के लिए, और वो लास्ट में एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, एक निर्णय लेते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में जो सभा बुलाई जाती है उसको हम सभा कहते हैं। उसके संबंध में जो लोग एकत्रित होते हैं उसको हम कहते हैं सभा। लेकिन सार्प बनाम डेविस को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोर्ट फाइल कर दो, केस फाइल करते हैं, देखते हैं कि न्यायाधीश महोदय क्या इस पर डिसीजन लेते हैं। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और एक परिभाषा इसकी प्रस्तुत की सभा की, है ना। सभा आप देख रहे हैं कि सभा वैसे इसको आम नागरिक लोग सभा नहीं कहते हैं, है ना। ये एक व्यापारिक जगत का नाम है जहाँ पर व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए इसको एक सभा नाम दिया जाता है। वहाँ पर जो लोग एकत्रित होते हैं उसको सभा कहते हैं। उन्होंने बताया कि सभा से आशय वैधानिक उद्देश्यों से एकत्रित समूह से है। उन्होंने कहा कि सभा से आशय
आशय वैधानिक 16 वैधानिक उद्देश्यों से एकत्रित समूह से है। से एकत्रित बताया कि सभा से आशय वैधानिक उद्देश्य से एकत्रित समूह से है, अर्थात प्रत्येक प्रकार के मनुष्य के समूह को सभा नहीं कहा जा सकता। इसका निष्कर्ष निकाला, अर्थात प्रत्येक एकत्रित मनुष्य के समूह को सभा नहीं कहा जा सकता। यह निष्कर्ष निकाला न्यायाधीश महोदय ने। उन्होंने क्या बताया कि सभा शब्द जो है, कि सभा क्या है ना, सभा का आशय है कि इसका एक वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वैधानिक का मतलब वैलिड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गेट टुगेदर के लिए इकट्ठे हो गए तो आप उसको सभा नहीं कह सकते। सभा का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि वो क्यों बुलाई जा रही है ना। अगर उसका उद्देश्य पहले से फिक्स है और किसी उद्देश्य के लिए अगर सभा बुलाई जा रही है, लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो आप उसको सभा कहेंगे। मतलब उद्देश्य फिक्स होना चाहिए उसका, कि इस मामले में हमको निष्कर्ष लेना है, इस पर बातचीत करनी है, एक डिसीजन लेना है, तो मतलब उसका उद्देश्य कंफर्म हो गया है ना। उद्देश्य उसका निश्चित। बस ऐसे ही नहीं कि 4 लोग खड़े थे और आवाज़ लगाई आ जाओ, आगे खड़े हो गए है ना, पूछने लगे तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। तो ऐसी कोई सभा नहीं है जिसमें लोगों को आमंत्रित किया जाए, लोगों को सूचना दी जाए, बताया जाए कि हाँ इस दिन आना है, इस निश्चित स्थान पर आना है, इतने बजे आना है और इसका यह उद्देश्य है ना। इस उद्देश्य में इस पर चर्चा होगी। तो वहाँ पर जो एकत्रित समूह है ना, जो एकत्रित लोग समूह होंगे, उसके लिए समूह मतलब जब कई सारे लोग एकत्रित होते हैं उसको समूह कहते हैं। तो जब वहाँ पर उपस्थित होंगे तब उसको हम सभा कह सकते हैं, है ना। और इसका मतलब ये है कि अर्थात प्रत्येक एकत्रित मनुष्य के समूह को, अगर वैसे कहीं पर लोग एकत्रित हो जाएं तो आप उसको सभा नहीं कह सकते, है ना। उसको आप सभा नहीं कह सकते हैं। सभा में क्या होना चाहिए? एक वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य उनका निश्चित होना चाहिए। ये परिभाषा दी गई है और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसको ध्यान में रखना है। परिभाषा है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीटिंग से आपका क्या आशय है, सभा से आपका क्या तात्पर्य है, सभा को परिभाषित करते हुए सभा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जब उसमें कहा जाता है इससे आपका क्या आशय है ना, इसका क्या मीनिंग है, तो मीनिंग आप बता सकते हैं कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, डिसीजन लेते हैं। परिभाषा में मतलब किसी के द्वारा कहा हुआ वक्तव्य ही आपका परिभाषा कहलाता है कि उसको किसी ने क्या परिभाषित किया है। तो मीनिंग और परिभाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। परिभाषा किसी के द्वारा दी गई होती है, किसी के विचार होते हैं, किसी के वक्तव्य होते हैं। आशय में तो आप भी सभा का एक आशय दे सकते हैं, हमारे हिसाब से सभा का क्या मतलब है ना। तो सबकी मीनिंग, लेकिन मीनिंग तो वही होती है, बस कहने के शब्दों का हेर फेर होता है ना। लेकिन परिभाषा किसी के विचार होते हैं, निश्चित विचार होते हैं।
जैसे आपने इसका जो मीनिंग है वो आपने समझा कि कम से कम 2 व्यक्तियों का किसी विषय के संबंध में निर्णय लेने के लिए एकत्र होना। कम से कम 2 व्यक्तियों का किसी विषय के संबंध में एकत्रित होना, किसी विषय के संबंध में निर्णय लेने के लिए एकत्रित होना, है ना। निर्णय लेने के एकत्रित होना जी आपका सभा कहलाता है ना। बैठक का मतलब, मैं बैठक के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही सभा के बारे में, है ना। बैठक का मतलब है 4 लोग जगह बैठे हैं तो कुछ तो बात करेंगे, तो बैठक है आपकी, है ना। लेकिन सभा शब्द जो है ये मैंने बताया कि ये बैठक सभा के रूप में अब होती है। जो बैठकें होती हैं वो सभा के रूप में होती है, उनको सभा का नाम दे दिया गया है। औद्योगिक जगत में ये शब्द अब सभा कहलाता है ना। तो ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और ये किसके मध्य में ये केस चल रहा था? शार्प बनाम डेविस। एक शार्प व्यक्ति हैं और दूसरे ये डेविस हैं। इनमें मतभेद होगा सभा को लेकर के भी, सभा क्या होनी चाहिए, है ना। सभा कभी ये हो सकता है कि एक ही कंपनी के 2 हों, एक संचालक हो उसका, दूसरा उसका कंपनी सचिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ने मीटिंग बुलाई होगी, दूसरे ने कहते हैं मीटिंग क्यों बुलाए, उनको बुलाना चाहिए। कैसे बुलाना चाहिए? कहते हैं सभा का तो मतलब ये होता है, और मैं तो मानते ही नहीं, मैं चलो फिर कोर्ट में, कोर्ट देगा इस पर एक फैसला अपना देगा। तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो जो आपको पढ़ाया जाता है उसको साथ ही साथ यदि आप उसका अच्छी तरीके से मनन कर लेंगे, है ना, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप यदि सोचें कि एग्ज़ाम होगा उसी दिन उसी क्षण पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात फिर हम एग्ज़ाम में लिख देंगे, तो ये तरीका ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि एक दिन की पढ़ाई आपको सफलता की तरफ लेकर के नहीं जा सकती है। तो आपको निरंतर पढ़ना है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन पढ़ना है, तब कहीं जा कर के आप एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और वो आपके लिए जो ज्ञान होगा वो अच्छा साबित होगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो कंपनी की सभाएं होती हैं उनके क्या प्रकार है। और कौन सी सभाएं? तो कंपनी की सभाएं, कंपनी की सभाओं के प्रकार। अब देखो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा, यहाँ पर हमने लिखा है कंपनी, ठीक है, कंपनी लिखा है तो कंपनी के साथ में शब्द जोड़ा हमने सभा। मीटिंग शब्द नहीं लिखा क्योंकि सभाएं तो अब कंपनी है, कंपनी का उद्देश्य क्या है? बिजनेस करना, व्यापार करना, अपने व्यापार को बढ़ाना। तो ये व्यापारिक जगत में जो बैठकें होती हैं उनको हम सभाएं कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी सभाएं होती हैं इनके बारे में आपको जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा और इसमें पूरा विस्तार से भी बताएंगे कि क्या क्या करना होता है मीटिंग में, इससे संबंधित और कौन कौन से पहलू जुड़े होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर जानने के लिए, सीखने के लिए मिलेंगे। चाहे आपका इसमें एजेंडा हो, चाहे नोटिस हो, चाहे इसमें मिनट्स तैयार करने हो, चाहे मोशन हो, संकल्प के बारे में, है ना, और कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, कोरम क्या होता है ये, और अगर कोई व्यक्ति संस्था में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी जगह पर प्रॉक्सी जाता है। ये सब क्या है, ये इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और आपको क्रम वाइज समझाऊँगा। क्योंकि भविष्य में आप एक कहते नहीं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो भावी भविष्य के निर्माता होते हैं। आगे का समय कैसा आएगा वो उनके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आप सभी को इसलिए ये पढ़ाया जाता है ताकि आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाएं और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। तो सभाओं के बारे में कहते हैं कि जो सभाएं हैं, एक तो इसमें अंशधारियों की सभाएं होती हैं, संचालकों की सभाएं होती हैं, लेनदारों की सभाएं, एक एक करके लिखते हैं सभाओं के बारे में प्रकार में। पहला है अंशधारी। अंशधारियों की सभाएं,
ठीक। दूसरा आता है ऋण पत्र ऋणपत्रधारियों की सभाएं। तीसरा है संचालकों। चौथा है लेनदारों। लेनदारों की सभाएं। कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा बुलाई गई सभा या एक व्यक्ति की सभा। तो ये कई प्रकार की सभाएं होती हैं, आपने देखा। पहली सभा है, और ये कौन सी सभा है? जो कंपनी में होती है ना। आम सभाएं नहीं है कि कहीं पर 4 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं। ये सब कंपनी के अंदर ये सभाएं होती हैं। पहली होती है अंशधारियों की सभाएं, दूसरा ऋण पत्रधारियों की सभाएं, थर्ड पे है संचालकों की सभाएं, फोर्थ है लेनदारों की सभाएं, और लास्ट होता है कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा बुलाई गई। कंपनी का जो बोर्ड होता है लॉ बोर्ड, जिसके आधार पर कंपनी चलती है ना, तो उनके द्वारा बुलाई गई सभाएं होती हैं, या आप कह सकते हैं एक व्यक्ति की सभा। एक व्यक्ति की सभा भी इसको कहते हैं। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे अच्छी तरीके से ये क्या होती हैं, जिससे कि आप एक अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकेंगे इन सभी के बारे में। और भविष्य में जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको यदि, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो इन्हीं ऑफिस से संबंधित है, और यदि आप कहीं किसी के असिस्टेंट बनते हैं वहाँ पर, जैसे कंपनी सचिव के असिस्टेंट आप बनते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब ऑर्गेनाइज कराना होगा, उसमें उनकी हेल्प करनी होगी। तो आपको यदि ये सब पता होगा कि अंशधारी क्या होते हैं, ऋणपत्रधारी क्या होते हैं। जैसे अंशधारी होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, है ना। आप कह सकते हो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होती है उनको ये हम बोलते हैं। और उसके पश्चात में ऋणपत्रधारी क्या होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिवेंचर, मीटिंग्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने हमको ऋण दिया है, ये डिवेंचर होल्डर इनको हम बोलते हैं। संचालकों की सभाएं, इनको क्या बोलेंगे? मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। क्योंकि ये कोई एक डायरेक्टर नहीं होता है, कई सारे इसमें डायरेक्टर होते हैं। सभा को इसमें चलाने के निदेशक कई सारे होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहते हैं। पूरी हो गई।
हो रही है। कहाँ तक हो गई? बड़ा हो गया वर्कशॉप की फाइल हो गया। वर्कशॉप की फाइल पेज चाहिए क्या? पेज भी चाहिए और वो भी चाहिए। गत्ते वाली फाइल चाहिए होगी तो मैं गत्ते वाली नहीं है ऐसे ये तो रहते हैं फाइल। ये एक ही पड़ी है, कोई लेगा नहीं तो इसका नाम बेकार हो जाए नीचे। उसमें क्या है, ऊपर चिपका दो उसके पैसा नहीं देंगे। अच्छा, लेनदारों की सभाएं। लेनदार का मतलब ये है कि जिनको आपने बेचा है माल, उधार बेचते हैं, है ना, जिनको माल उधार बेचते हैं वो हमारे होते हैं लेनदार, है ना, वो हमारे होते हैं लेनदार होते हैं। तो ये क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स की सभाएं, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इनको बोलते हैं। ये आपने देखा कि अंशधारी, ऋणपत्रधारी, संचालक, लेनदार। अब इनके बारे में हम आपको विस्तार से एक एक करके समझाएंगे कि ये सब होते क्या हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से इनमें समझ में आएगा। और इनमें इस जैसे है अंशधारियों की सभाएं, इनमें भी पार्ट होते हैं, कई बार इसमें इनकी मीटिंग्स होती हैं। जैसे एनुअल मीटिंग इनकी होती है ना, साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। वैधानिक मीटिंग होती है ना, वैधानिक लीगल मीटिंग होती है, कुछ समझाना, उनको वैधानिक जानकारियाँ देनी हो। और साल में एक बार इन सब की मीटिंग बुलाई जाती है अंशधारियों को, कि ये रोज़ हमारे यहाँ पर नहीं आते हैं, ये वर्कर होते नहीं, काम करने नहीं आते, इन्होंने हमारे संस्था, हमारी कंपनी में पैसा लगाया होता है, तो इसलिए इसको हम अंशधारी कहते हैं। अंश हमारे खरीदते हैं कंपनी के। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे हम आपको यहीं से समझाना स्टार्ट करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि ये सभाएं क्या होती हैं और इनमें कौन कौन से इनके यूजेस क्या हैं, नियम कानून क्या है, वो सब समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक मन लगा करके पढ़िए, ईमानदारी के साथ में पढ़ो, इतना मेहनत करो कि ये सारी नॉलेज आपको फ्यूचर में आपके काम आए। तब तक के लिए टेक केयर।